नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। वेलकम, आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन टू दिस सेशन। आज है 24 अक्टूबर, दिस इज 24th ऑफ अक्टूबर मॉर्निंग, और आपका प्यारा सा करंट अफेयर्स आपके सामने है। आइए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे वीडियोस हैं। और हाँ, कुछ भी हो जाए, रात में 8 बजे वाला वायरल जी के मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारा बवाल शो चल रहा है ये। बहुत ही आइकॉनिक शो है वायरल जी के शो। रोजाना रात में, मंडे टू फ्राइडे रात में 8 बजे होता है। ठीक, आइएगा। तो और नोट्स आपको कहां मिलेंगे? ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे। अब आइए आते हैं, देखिएगा। पहला आ रहा है प्रश्न हमारे पास में आज की न्यूज का। कौन सी कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने? ये क्या हो गया भाई? अरे अभी तो मलेरिया फ्री हुए थे ये स्लाइडर कैसे फ्री हो गया? तो देखो भाई, अभी क्या है, मलेरिया फ्री डिक्लेयर करा है डब्ल्यूएचओ ने मिस्र यानी इजिप्ट को। तो इजिप्ट को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है, और ये इस साल मलेरिया फ्री डिक्लेयर करे जाने वाली दूसरी कंट्री है। इसके पहले काबो वर्डे को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था। और अफ्रीका की 5वां देश बन गया है इजिप्ट, यानी मिस्र जो है, ये अफ्रीका का 5वां देश बन गया है जो कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर करा जा रहा है जिसको। अच्छा, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना करी गई थी। वर्ल्ड में कभी भी कोई हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ पैंडेमिक ना आए, इसको देखने के लिए, और हर देश में हेल्थ को लेकर के अच्छे से अच्छे प्रयास हो सकें, बढ़िया से बढ़िया चीजें वहां पर लागू करी जा सकें उसकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से, इसके लिए डब्ल्यूएचओ को लाया गया था 7 अप्रैल 1948 में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, यानी टीडीजी, ऐसे याद रख लीजिए आप। टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, ये आ जाते हैं टैग। ये इसके डीजी है, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ हैं ये। अच्छा, फिर अच्छा एक और चीज हम आपसे पूछते हैं। ये जो डब्ल्यूएचओ है ना, इसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, मतलब पूरे अलग अलग हर कॉन्टिनेंट में इनका एक मेन रीजनल ऑफिस होता है। तो भारत में भी इनका एक रीजनल ऑफिस है जो कि पूरा एशिया पैसिफिक का रीजनल ऑफिस है। उसकी हेड कौन है? उसकी हेड कोई आम महिला नहीं है। उसकी हेड जो है, बांग्लादेश की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनकी बेटी ही वहां की चीफ है। डब्ल्यूएचओ की चीफ है। इंडिया चैप्टर जो है, बेसिकली एशिया पैसिफिक चैप्टर जो है उसका, डब्ल्यूएचओ का जो रीजनल ऑफिस है, उसका रीजनल ऑफिस जो है वो यहां पर इंडिया में है वो। तो उसके चीफ कौन है? उसकी, वो बांग्लादेश की शेख हसीना की डॉटर है। उनका नाम बताइएगा क्या है? ठीक, रिकॉल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पिछले साल का है ये, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको यहां कराया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब करी गई है? ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान सा सवाल है। एक्सेलेंट टाइमलाइन में आप आंसर देने के अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। द आंसर इज 7 अप्रैल 1948, राइट? आंसर आ गया हमारे पास में यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहानी आती है यहां पर। कब सीओपी 16 बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रहा है? देखिए, कहानी आती है दोस्त, बात आती है 1992 की। थोड़ा पीछे लेके चलते हैं आपको। 1992 में क्या हुआ था आपको याद होगा, अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट कहां पर हुआ था? ये रियो डे जेनीरो में हुआ था, ब्राजील में। तो इसको रियो डे जेनीरो समिट भी बोलते हैं। वहां पर कुछ लोग साथ में आए, कंट्री साथ में आए, उन्होंने बोला देखिए हम लोग एनवायरमेंट को तो बचा रहे हैं, रियो समिट एनवायरमेंट के लिए ही था, लेकिन साथ में हमको बायोडायवर्सिटी माने जैव विविधता जो है, जमीन पे भी और पानी पे, दोनों को बचाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो वहीं से एक डील तय हुई। बोले ठीक है, चलिए अब हम लोग बायोडायवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे। और तो एक अग्रीमेंट साइन हो गया कि हम लोग 2030 तक की 30% बायोडायवर्सिटी को सुधार देंगे, जमीन की भी और पानी की भी। तो इसके तहत, क्योंकि ये 1992 में ही ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, और 1992 से 2024 तक देखिए कितने साल हो गए, यहां 32 साल हो गए। अब ये जो है, ये हर 2 साल में एक बार मिलते हैं ये सारे लोग, जिन लोगों ने अग्रीमेंट साइन किया था। इसीलिए उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, जब जब ये लोग मिलते हैं। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, देखिए 16वां एडिशन होना चाहिए, और देखिए 16वां ही एडिशन है सीओपी 16 है ये। तो ये इस बार हो रहा है कोलंबिया में हो रहा है ये एडिशन। तो काम क्या है इसका? बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए ये कार्यरत है, और हो रहा है ये कोलंबिया में ये। आइए और आगे आते हैं। फिर देखिएगा, नए प्रेसिडेंट वियतनाम के कौन बने हैं इस बार? देखिए, वियतनाम में अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। इसमें जो पुराने प्रेसिडेंट थे वियतनाम के, जिनका नाम था तो लाम, तो लाम अब नहीं है वहां के प्रेसिडेंट। अब उनकी जगह नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं। उनका नाम है लुआंग क्वांग। क्या नाम है? लुआंग क्वांग इनका नया नाम है यहाँ का। ठीक है, छोटी सी चीज हम आपसे पूछते हैं। अच्छा, इतनी बात हो ही रही है यहाँ पर, तो एक छोटी सी चीज हम आपसे ये पूछते हैं, ये बताइएगा कि क्या नाम है, अगर मैं न्यू प्रेसिडेंट वियतनाम की तो बात कर ही रहा हूं, मैं आपसे छोटी सी चीज और पूछता हूं। बताइए क्या नाम है
यहां की कैपिटल का, वियतनाम की कैपिटल का क्या नाम है? द नेम ऑफ द कैपिटल इज हानोई। वियतनाम की कैपिटल आ जाती है हानोई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, वियतनाम अपना बॉर्डर किसके संग शेयर करता है? क्या भारत के साथ? नहीं साहब, भारत के साथ नहीं करता। मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ नहीं, ये अपना बॉर्डर लाओस के साथ में शेयर करता है। दिस इज द बॉर्डर बाय वियतनाम जो वो शेयर करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर कौन सा स्टेट ऐसा है जो 5th नेशनल वाटर अवार्ड जिसको मिले हैं? तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करेंगे। अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इस अवार्ड को दे रही थी। उड़ीसा ने पहला अवार्ड लिया है, सेकंड अवार्ड आया है उत्तर प्रदेश को, थर्ड अवार्ड गुजरात और पुडुचेरी को आया है। तो ये फर्स्ट अवार्ड आया है इनको, सेकंड अवार्ड जो है यूपी को, और सॉरी फर्स्ट अवार्ड जो है वो इनको, सेकंड अवार्ड यूपी को, और थर्ड अवार्ड जो है वो गुजरात और पुडुचेरी को मिला है। इसी के साथ आइए आगे आते हैं, फिर देख रहे हैं मेन ऑब्जेक्ट ई श्रम पोर्टल क्या है। देखिए, ई श्रम पोर्टल जो हमारे लेबर मिनिस्टर साहब हैं, इनका नाम है मनसुख मांडविया। इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम दिया है ई श्रम, जिसके तहत जितने भी ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हैं, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, या फिर आपका जो ये आपका मनरेगा में रजिस्ट्रेशन होता है, तो इन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ जाने का, ताकि एक ही जगह से वो सारी चीजों को देख सकें, सारी चीजों को आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो इसी का नाम है, इसी पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। और किसके लिए है? वर्कर रजिस्ट्रेशन के लिए है। किसने लॉन्च किया? मनसुख मांडविया जो है, ये हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा एडिशन। देखिए, हाल ही में क्या हुआ, भारत की एयरफोर्स और सिंगापुर की एयरफोर्स, इनके बीच में एक ये एयरफोर्स की डिफेंस एक्सरसाइज हो रही थी। तो ये कहां पर हो रही है? ये कलकत्ता में हो रही है। हालांकि देखो, हमने न्यूज, क्योंकि ये रोजमर्रा के न्यूज में है, इसलिए हमने इंक्लूड करा है। हालांकि एग्जाम के लिए नहीं जरूरी है, क्योंकि इसका कोई स्पेशल पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे होता है ना इम्बैक्स, जाइमैक्स, ऐसा कोई इसका बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आपको बता दें, ये 12वां एडिशन है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में हो रहा है। ये इस समय कलकत्ता में हो रहा है ये। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं, बताइए, ये बहुत अच्छा है, भारत अपनी चौथी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन जो है ये पानी में उतार रहा है। इसका नाम है S4। देखिए, ये S4 क्या है? ये पूरी कहानी शुरुआत हुई थी सन 2009 से। हम ये चाहते थे कि हमारे पास, जैसे हमारे पास जो सबमरीन्स हैं, उनमें बैलिस्टिक मिसाइलें हों, माने हम समुद्र के अंदर से ही उनको फायर कर पाएं, और हम दूर से कॉन्टिनेंट तक के ऊपर हम फायर कर दें। अगर हम समुद्र के अंदर से भी फायर करना चाहें तो हम फायर कर दें। ये कैपेबिलिटी तो हमारे पास पहले से थी, लेकिन वो मिसाइलें जो है वो न्यूक्लियर मिसाइलें हों, ये कैपेबिलिटी नहीं थी। तो सन 2009 से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करा, जिसमें अब हमने उसी प्रोजेक्ट के तहत चौथी सबमरीन निकाली है। इसमें इसका नाम है INS अरिहंत। इसके पहले जो S3 आई थी, उसका नाम था INS अरिघात। तो सन 2009 से ये प्रोजेक्ट शुरू है। विशाखापट्टनम से हम ये सबमरीन बनाते हैं, विशाखापट्टनम से हम ये सबमरीन को रिलीज करते हैं ये। और अब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये K4 सबमरीन क्या होती है? K4 सबमरीन ऐसी न्यूक्लियर K4 सबमरीन कह रहा हूं, K4 मिसाइल क्या होती है? कभी भी किसी मिसाइल में K4 वर्ड दिख जाए, समझ लेना ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। तो K4 क्लास ऑफ मिसाइल ऐसी मिसाइल होती हैं जिनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से ज्यादा होती है, उनको K4 मिसाइल बोलते हैं। और ये मिसाइलें न्यूक्लियर मिसाइल होती हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक सबमरीन लॉन्च किया जो कि S4 सबमरीन है, यानी कि अपनी सीरीज में चौथा सबमरीन है, जिसका नाम है INS अरिहंत। अभी विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है। उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल भी कैरी कर सकता है। उस न्यूक्लियर मिसाइल का नाम K4 है। ये है इस पूरी न्यूज का मतलब। ठीक, चलिए, तो आंसर क्या आ गया? पूछ रहा है, बताइए रेंज क्या है K4 का? ये हमने आपको अभी बताया। कभी भी रेंज की बात है, K4 वर्ड लगा है तो समझ लेना न्यूक्लियर होगी, और 3500 किलोमीटर से ऊपर की इसकी रेंज होगी। ठीक, आइए, INS अरिहंत जो है देश का पहला बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये इसी सीरीज में INS अरिहंत, अरिघात, इसी सीरीज में लॉन्च कर जाते हैं। तो सबसे पहली बार इस चीज को कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट टाइम इट वाज लॉन्च इन विच ईयर? शाबाश, वेरी गुड। आप उम्मीद, देखिए आप लाइव तो नहीं है, लेकिन हमें सोच के हम समझ पा रहे हैं कि आप लोगों ने सीधे, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। दैट इज INS अरिहंत आया 2009 में। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने देख लिया है। एक और बात बता देते हैं, ये जो पावर है ना, ये सिर्फ 6 देशों में है। भारत के पास है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है, US के पास है, रशिया के पास है। ऐसे करके सिर्फ 6, भारत छठा देश है जिसके पास ये वाली सबमरीन्स और ये वाले न्यूक्लियर वॉरेंस हैं। आगे आते हैं, कौन सा? अभी देखिए, एक बड़ी बैड न्यूज भी है हमारे लिए। देखिए, 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। कहां होंगे ये ग्लासगो में होंगे। ये ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। अब इन कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या किया गया है? देखिए, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें हम लोग मेडल लाते थे, जैसे
क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो इस टाइप के, हॉकी हो गया, इस टाइप के स्पोर्ट में हम लोग ये लेकर के आए, टेबल टेनिस हो गया, इस टाइप के स्पोर्ट्स में हम लोग मेडल लेके आते थे, शूटिंग हो गया। लेकिन कॉमनवेल्थ वालों ने बोला है साहब हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास बजट ही नहीं है, तो हम 9 स्पोर्ट्स को हम हटा दे रहे हैं। 9 स्पोर्ट्स इन्होंने वो वाले हटाए हैं जिसमें हम लोग मेडल लेके आते थे। तो अब कॉमनवेल्थ में गेम्स में हमारे पास बहुत ही कम मेडल्स आएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो 19 गेम खेले जाते थे वो इस बार सिर्फ 10 गेम खेले जाएंगे। तो स्विमिंग हो रहा है, हमारे पास मेडल नहीं आता उसमें, एथलेटिक्स में हमारे पास कभी मेडल नहीं आता है, बास्केटबॉल ये भी उन्होंने रखा हुआ है। हटाया क्या है? बैडमिंटन हटाया, इसमें हम मेडल लेके आते हैं। टेबल टेनिस हटा दिया है, शूटिंग में हम इतने मेडल लेके आते हैं वो हटा दिया है इन्होंने, बॉक्सिंग हटा दिया है इन्होंने, ये वाले इन्होंने गेम्स इन्होंने हटा दिए हैं। ठीक है, तो कब हो रहा है ये? स्कॉटलैंड में 2026 में हो रहा है, ग्लासगो में हो रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में? ये एक बड़ी न्यूज है। देखिए, आर्चरी का वर्ल्ड कप, किसी भी स्पोर्ट का वर्ल्ड कप आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो आर्चरी में सिल्वर मेडल जीता है दीपिका कुमारी, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। इसके आप सोचें क्या गोल्ड मेडल आज तक किसी ने जीता है? नहीं साहब, गोल्ड मेडल 23 साल से, मतलब 16 साल से तो किसी ने नहीं जीता। 2007 में एक गोल्ड मेडल आया था हमारे पास में आर्चरी वर्ल्ड कप में, वो डोला बैनर्जी ने जीता था सन 2007 में। पहला और ओनली, फर्स्ट एंड द ओनली गोल्ड मेडल था जो हमने आर्चरी में जीता था, डोला बैनर्जी ने जीता था वो। उसके बाद से हमने कभी नहीं जीता। तो सिल्वर मेडल इसीलिए एक बड़ी चीज है, हमने आर्चरी में सिल्वर मेडल जीता है इस बार वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। किसने जीता? दीपिका कुमारी है जिन्होंने ये जीता है। फिर आगे और आते हैं, देख रहे हैं कौन सी इंडियन स्टेट ने अनाउंस करा है कि हम मेंस्ट्रुअल लीव्स, पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स देंगे। देखिए, अभी के हाल ही में क्या हुआ, उड़ीसा का कहना है कि जितनी भी उनके वहां महिला सरकारी दफ्तरों में जो भी महिलाएं हैं उनको साल की 12 लीव्स और मिलेंगी, और ये पेड मेंस्ट्रुअल लीव होंगी जो कि उनके सीएल के तौर पर, कैजुअल लीव के तौर पर उनके काम करेंगी। अभी आधिकारिक तौर पर वहां पर 15 कैजुअल लीव होती हैं, अब जो भी सरकारी महिला है उनको 12 कैजुअल लीव और मिलेंगी, वो मेंस्ट्रुअल लीव के नाम पर बढ़ाई जा रही हैं। मेंस्ट्रुअल लीव को बढ़ाने से है क्या, इन्होंने कैजुअल लीव में उसको ऐड करा है, माने 15 और 12 27 कैजुअल लीव हो गई हैं अब। तो अब इससे होता क्या है, कैजुअल लीव में अगर आप कोई चीज डालते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपको उसके लिए प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता, कोई भी प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकल लोगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि डॉक्टर ने बोला है कि आप बेड रेस्ट पे जाइए। तो इस केस में क्या होता है, आपको प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, कौन से इंडियन स्टेट ने अनाउंस किया है मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉइज? ये उड़ीसा ने अनाउंस किया, ये काबिल तारीफ काम है ये। आइए फिर देखते हैं, अभी देखिए वियतनाम की कैपिटल, अरे ये तो हमने आपको बताई थी, क्या आ जाएगा आंसर? इट इज हानोई हो जाएगा। फिर देख रहे हैं COP16 कौन सी कॉन्फ्रेंस को कहते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को कहते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? ये भी हमने आपको बताया, आंसर अपने आप दिमाग में ले आइए, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। फिर और आगे आते हैं, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में देखिए रूरल में कौन जीता? पालमपुर करके एक है, रूरल में जीता है। अर्बन में सूरत जीता है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी अवार्ड जो है इसमें कौन जीता है? सूरत। कहां पर आता है ये गुजरात में आता है ये। ठीक, अच्छा, स्टेट पूछ रहा है, विच स्टेट वन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी अवार्ड द फर्स्ट नेशनल? हाँ, तो ये सूरत ने जीता है, और सूरत किस में आता है? गुजरात में आता है। तो ये अगर बात करें विलेज पंचायत किसने जीता है, तो ये पालमपुर करके एक विलेज पंचायत है, उसने जीता है। और म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो सूरत म्यूनिसिपैलिटी ने जीता है। और इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट की बात करें तो वो उड़ीसा ने जीता है। ठीक, अलग अलग लेवल पे इसमें दिए गए थे। और आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। कौन सी कंट्री वियतनाम को बॉर्डर करती है? हमने ऑलरेडी देख लिया है, लाओस करती है। अच्छा, कौन सी मिसाइल अटैच करी गई है इंडिया के S4 न्यूक्लियर सबमरीन में? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, द आंसर इज K4 मिसाइल अटैच करी गई है यहां पर। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है 26 जुलाई 2009 की सिग्निफिकेंस क्या है? ये वो दिन है साहब जिस दिन हमारा ये जो न्यूक्लियर मिसाइल वाली सबमरीन थी इनको लॉन्च किया गया था। तो INS अरिहंत को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स। दैट्स इट फॉर द डे। यहां पर होती है हमारी समाप्ति, और अब हम लोग चलेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करिएगा, खूब अच्छे से करिए, और ध्यान रखिएगा अब कोशिश ये करिए हर हफ्ते एक महीने का करंट अफेयर, जैसे जनवरी अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, दिसंबर एंड से शुरू हो जाएंगे, दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगे, तो जैसे आपके पास अब किताबें भी पहुंच गई होंगी सबके पास करंट अफेयर्स वाली, तो एक हफ्ते में पूरा जनवरी निपटा दीजिए। जनवरी क्या उसमें वैसे है, जैसे डिफेंस की सारी न्यूज, फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट सारे, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम सारी, तो एक एक टॉपिक को पूरा पूरा आप निपटाते जाइए, पूरा पूरा खत्म करते जाइए, जिससे ना आपको कोशिश ये करिए कि एक हफ्ता ही मत लीजिए, 3 दिन में एक पूरा सेक्शन निपटाइए। कोशिश ये करिए कि 15 नवंबर तक आप पूरा, जनवरी से लेकर सितंबर पूरी किताब आप खत्म कर चुके हो अगले 20-25 दिनों में। ठीक,
एक दिन में 8 से 10 पन्ने पढ़िए, 200 पन्ने की किताब है, 8 से 10 पन्ने पढ़िए एक दिन में, आराम से आप पूरे निपटा देंगे। और ध्यान रखिएगा रिवीजन का गोल्डन रूल, हमेशा अगले दिन जब पढ़ने बैठिए ना तो पेज नंबर 1 से रिवाइज करके बैठिएगा, तो आपको मजा आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप कुछ भी। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अब हम लोग फिर से अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।